हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि औरंगजेब आएगा इतना अत्याचार करेगा? सोचा था क्या? हमारे पूर्वजों ने सोचा था क्या हमारी बहन बेटियों को जौहर करना पड़ेगा? किया हुआ कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने सोचा था क्या कश्मीर खाली करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा? पलायन हुआ कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि भारत पाकिस्तान बटेगा, बटा कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि मणिपुर जलेगा, जला कि नहीं? अरे राज्यवार 9 राज्यों में खत्म हो गए हैं। कितने राज्यों में? 9 राज्यों। कश्मीर में खत्म, नागालैंड खत्म, मेघालय खत्म, मिजोरम खत्म, मणिपुर खत्म। आपके मणिपुर में अभी चल ही रहा है। आपके केरल में बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर राज्यवार देखिए तो भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। और कितने साल में? 75 साल में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो भारत में टोटल 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। और खास तौर पे जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे राजस्थान का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, या गुजरात का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, या असम का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, या उड़ीसा का है, या उत्तर प्रदेश का है, जितने बॉर्डर के जिले हैं उन सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील वाइज 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद ठसक, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं। कश्मीर में खाली कराते समय पूछा था क्या तुम कौन सी जाति के हो? जोर से बोलो जरा। पाकिस्तान से दौड़ाते समय किसी से पूछा था क्या तुम कौन सी जाति के हो? इतनी सी अक्ल नहीं है। झूठी शान, झूठा मान, मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं। खदेड़ दिए जाओगे तब समझ में आएगा क्या? मत लेना, ये 5-6 करोड़ लोगों तक जाएगा, इसलिए सारी बात अपने ऊपर मत ले लेना। ये तो मैं अपने एक मूवमेंट में आता हूं तो बोल देता हूं। धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी है। जो काम मुगलों ने किया वो काम आज भी हो रहा है। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, आज धोखा देके, लालच से, झूठ बोल के, फरेब करके, हॉस्पिटल की लालच, बोरी देके या कुछ पैसा देके धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है कि नहीं? तो धर्मांतरण रुकना चाहिए कि नहीं? धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास कानून है, उसको कहते हैं रासुका, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन ये दुख की बात है कि राजस्थान में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के ऊपर आज तक कभी एनएसए नहीं लगा। जो चीज देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। लेकिन दुख की बात, पिछले 5 साल में खूब जम के धर्मांतरण हो रहा है, उसके पहले भी धर्मांतरण हुआ, लेकिन सरकार ने किसी भी मिशनरी के खिलाफ या जिहादी के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, एक संगठन होता है, एक संगठित अपराध है। कोई पैसा देता है, कोई स्थान देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई बाइक देता है, सब कई सारे मिलकर काम करते हैं। संगठित अपराध से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, गैंगस्टर एक्ट। लेकिन राजस्थान में आज तक कभी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया गया। राजस्थान के सभी जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, और आप जिस तहसील में बैठे हुए हैं आपके तहसील की भी डेमोग्राफी बदल रही है। मैं एक एक घटना पे नहीं जाऊंगा। कुछ दिन पहले आपके यहां क्या हुआ था मुझे भी पता है। धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? जोर से बोलिए। राजस्थान की सरकार ने किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के खिलाफ देशद्रोह लगाया क्या? धर्मांतरण कराने वाले किसी मिशनरी और जिहादी के घर पे बुलडोजर चलाया क्या? धर्मांतरण कराने वाले किसी मिशनरी और जिहादी के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाई
क्या? ना NSA लगाते हैं, ना UAPA लगाते हैं, ना वेजिंग वॉर लगाते हैं, ना गैंगस्टर लगाते हैं, ना प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, ना घर पे बुलडोजर चलाते हैं। तो भैया धर्मांतरण नहीं रुकेगा। आप ऐसे संगठन बना लीजिए, 1000 संगठन खड़ा कर लीजिए, सठे साठ्यम समाचरित। धर्मांतरण को रोकना RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का काम नहीं है। वो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है। धर्मांतरण रोकना सरकार की ड्यूटी है। अगर किसी बगीचे में कोई बबूल का पेड़ पैदा हो जाए, आम के बगीचे में बबूल का पेड़ आ जाए, बबूल को पेड़ के उखाड़ने की ड्यूटी किसकी है? जोर से बोलिए। माली की। जिसको यही काम करने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। ये नीचे से ऊपर तक इतने सारे थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, फलाने मंत्री, इनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? अगर वो धर्मांतरण नहीं रोक सकते तो। अगर धर्मांतरण के लिए कठोर कानून नहीं बना सकते तो किस बात के लिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है? केवल मौज मस्ती करने के लिए मिलता है क्या? केवल घूमने टहलने के लिए मिलता है क्या? आप लोगों के पैसे से सरकार चलती है, आपका पैसा है। ये जितने वादे चलते हैं ना, कोई एक नेता अपने जेब से 5 रुपए नहीं निकालता। ये आपके पैसे से उनके गाड़ी में डीजल भरा जाता है। सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्री, प्रधान, सबकी जो कार खरीदवाने वाले आप, डीजल भरवाने वाले आप, उनके पीछे सिक्योरिटी का लाव लश्कर चलता है, उसकी तनख्वाह देने वाले आप, उनके यहां जो माली है, जो बागवान है, जो खाना बनाने वाला, सबका वेतन भत्ता देने वाले आप एक बार ये नहीं कह सकते धर्मांतरण करने वालों पे NSA लगाओ, UAPA लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, गैंगस्टर लगाओ, इनका बुलडोजर गिराओ। मांग करना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरित, यह सिद्धांत भारत का है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना लिया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण चीन है। चीन में है किसी की हिम्मत धर्मांतरण कराने की? जोर से बोलिए जरा, है किसी की हिम्मत? तो भारत में क्यों हो रहा है? याद रखिए, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक सही इंजेक्शन नहीं देगा बीमारी ठीक होगी क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, जब तक सही दवा नहीं देगा बीमारी ठीक होगी क्या? हॉस्पिटल अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, कंपाउंडर अच्छा हो, उससे बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है अच्छी दवा, अच्छे इंजेक्शन, अच्छी वैक्सीन से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप राजस्थान में आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हो, मानते रहिए। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप समर्थन करते रहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये हमारे सनातन की बात है। सनातन को मिटाने वालों को अगर आप नहीं मिटाएंगे तो एक दिन वो सनातन को मिटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ये जो सनातन को मिटाने की बात करता है, जो धर्मांतरण का समर्थन करता है, जो धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करता, अगर उसको आप निस्त नाबूद नहीं कर देंगे तो समस्या बनी रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। 9 बज चुके, टाइम ओवर। बात खत्म किया जाए? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। थोड़ी देर और। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि समाज से ज्यादा पावरफुल होता है शासन। जो काम समाज 50 साल में करता है, शासन उसको एक झटके में कर देता है। और हुआ 1984 में हम सब लोगों ने मिलकर
सब लोग 84 में वोट नहीं दिए होंगे, लेकिन इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने 84 में वोट दिया था? जरा हाथ उठाइए जरा। 1984 के इलेक्शन में कितने लोग वोटर थे? अब आपने जो वोट दिया उसका देश क्या भुगत रहा वो मैं आपको बताता हूं। 1984 में मैं भी उस समय पढ़ रहा था, मैं वोटर नहीं था उस समय। एक नारा हमारे गांव-गांव में गूंजता था, अब की बार, जोर से बोलिए, 400 पार, अब की बार, अब की बार। ये 1984 में हुआ था और वास्तव में हुआ। पूरे गांव वाले इकट्ठा होते थे, बोले भैया देखो इंदिरा जी मर गई हैं, इंदिरा जी नहीं रही, अब की बार सबको, तुम जनसंघी हो, सपाई हो, बसपा तो थी नहीं, तुम किसी भी आइडियोलॉजी के हो, लेकिन अब की बार 400 पार करना है और पंजे को जिताना। और 400 पार हो गया। 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली, लेकिन अगले साल राजीव गांधी ने एक ऐसा पाप किया, ऐसा पाप क्या, उसको मैं कहता हूं महापाप किया, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता ही नहीं। ये मेरे हाथ में सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट आपको दिख रहा हो। राजीव गांधी ने इसमें एक सेक्शन जोड़ दिया, सेक्शन 6A, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 17 अक्टूबर से 5 जजों की बेंच उस पर सुनवाई शुरू कर रही है। और वो सेक्शन कानून क्या कहता है जो उन्होंने, राजीव गांधी ने जोड़ा? उन्होंने कहा कि 1971 तक जितने बांग्लादेशी आए हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए। याद रखिए, संविधान ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जितने लोग आए हैं, चाहे अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश तो था ही नहीं, जो लोग आए हैं 1947 को, जो लोग भारत में हैं, चाहे वो अंग्रेज है, पुर्तगाली है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, जो भी है, ये सब भारत के नागरिक हो गए। ये संविधान कहता है। और संविधान का आर्टिकल 11 ये कहता है 15 अगस्त 1947 के बाद जो आएगा उसको नागरिकता लेने के लिए एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। सरकार उसका एप्लीकेशन देखेगी, उसको चेक करेगी, जांच करेगी, उसके बाद उसकी मर्जी वो नागरिकता दे या न दे। लेकिन 1985 में 400 सीट मिलने के अगले ही साल राजीव गांधी ने, पता नहीं किसका प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, बांग्लादेश का प्रेशर था, या अंदर किसी उनको कांग्रेसी ने उनको कुछ कोई घुसपैठियों का समर्थक था, उसने कहा कि साहब असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशी आ चुके हैं, इनको नागरिकता देना है। अब अगर एक एक आदमी को नागरिकता देते तो 600 को दे देते, 6000 को दे देते, या 60,000 को दे देते, सब 60 लाख को तो नहीं देते ना। उन्होंने तरीका बोला, एक काम करो, पूरे देश के लिए कट ऑफ डेट 1947 रहेगी, लेकिन असम के लिए आप कट ऑफ डेट 1971 कर दो। राजीव गांधी ने इसमें सेक्शन 6 से जोड़ा, और 6 से जोड़ने के बाद यह कह दिया 1971 तक जो आए हैं बांग्लादेशी, ये सारे के सारे असम के नागरिक हो गए। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो 71 के पहले आए थे वो तो हो ही गए, जो 72 में आए, 73 में आए, 74 में आए, 75 में आए, 80 में आए, 85 में आए, वो भी कह रहे हैं हम भी 71 के पहले ही आए थे। बॉर्डर से आते समय कोई पर्ची तो कटी नहीं घुसपैठियों की, जिससे यह पता चल जाए कि 71 में आए कि 72 में आए या 70 में आए। कोई पर्ची कटती है क्या? वो तो घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, घूस दे के सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। अब एक और समस्या, अब जो आपके राजस्थान में बांग्लादेशी आ गया है, वो भी ये कह रहा है कि भैया मैं राजस्थान में तो बाद में आया हूं, लेकिन असम में मैं 71 के पहले ही आ गया था। ये बात आप लोगों ने सुनी क्या कभी?
कभी सुनी क्या? आप समझो, आज की डेट में जो जयपुर में बांग्लादेशी है या दिल्ली में बांग्लादेशी है या मुंबई में बांग्लादेशी है, वो ये कह रहा है इस कानून का फायदा उठाने के लिए कि हम असम में तो 71 के पहले ही आ गए थे, बाद में मुंबई आ गए, या बाद में आपके बीकानेर आ गए, या बाद में श्री डूंगरगढ़ आ गए, इसलिए हमको भी नागरिकता दे दो। तो 60 लाख को तो उन्होंने डायरेक्ट फायदा पहुंचाया, राजीव गांधी ने 60 लाख बांग्लादेशियों को ये एक धारा जोड़ के सीधे सीधे घुसपैठियों को भारतीय बना दिया, और उसका इनडायरेक्ट फायदा बाकी घुसपैठिए उठा रहे।